सब्सक्राइब कीजिए सीसीआई एजुकेशन नगरा के इस यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि सबसे पहले आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, आज का टॉपिक जो होगा वो कंप्यूटर के कुछ इम्पॉर्टेंट लाइनर क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर में डीसीए, एडीसीए, एडीएफए, एडीओएम या फिर ट्रिपल सी या ओ लेवल की तैयारी करते हैं या फिर किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं जिसमें कंप्यूटर से जुड़े कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, खास करके ट्रिपल सी के बच्चों के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, इस पूरे सीरीज़ में ट्रिपल सी के जो सिलेबस निर्धारित किए गए हैं उनमें प्रत्येक चैप्टर वाइज मैं 50 महत्वपूर्ण लाइनर प्रश्नों को लेकर के आया हूं, जिनको देखने के बाद आप आसानी के साथ ट्रिपल सी की परीक्षा के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को भी आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इन 50 प्रश्नों के अलावा मैं प्रत्येक क्वेश्चन पर डिस्कस करूंगा, जिससे आपको 100 से भी ज़्यादा प्रश्न आसानी से तैयार हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय पांडे सीसीआई एजुकेशन नगरा के इस डिजिटल क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, यानी कि यहाँ पर कंप्यूटर के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ कंप्यूटर के कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में भी जानेंगे। यहाँ पर पूरे के पूरे 50 प्रश्न जो हैं वो आपको लाइनर के तौर पे मिलेंगे, जो आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला प्रश्न जो है वो है विश्व का पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर यूनिवैक फर्स्ट है। जी हाँ दोस्तों, यूनिवैक फर्स्ट जो है ये वर्ल्ड का सबसे पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर है और यहीं से आप आसानी के साथ कॉमर्शियल सेक्टर में भी कंप्यूटर का यूज़ करना शुरू कर चुके थे। तो विश्व का पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर जो है वो है यूनिवैक फर्स्ट। सेकंड यहाँ पर दिया हुआ है कंप्यूटर का फादर चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, चार्ल्स बेबेज जो है इन्हें ही कंप्यूटर का फादर कहा जाता है। इनके बारे में अगर बात करें तो चार्ल्स बेबेज जो है इन्होंने 1822 और 1833 में 2 कंप्यूटर का आविष्कार किया था, जिनका नाम था डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। इन्होंने अपने कंप्यूटर में सबसे पहली बार मेमोरी का यूज़ किया था, इस वजह से इनको कंप्यूटर का जनक कहा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो है कंप्यूटर का मदर लेडी एडा अगस्टा को माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, लेडी एडा अगस्टा जो है ये दुनिया की सबसे पहली प्रोग्रामर हैं, जिन्हें कि पूरे वर्ल्ड भर में कंप्यूटर का मदर भी माना जाता है। इन्हें दुनिया का पहला प्रोग्रामर, दुनिया का पहला लेडी महिला प्रोग्रामर भी कहा जाता है। फोर्थ के तरफ चले तो यहाँ देखिए दिया हुआ है यूनिवैक का पूरा नाम यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। जी हाँ दोस्तों, यूनिवैक के बारे में भी हम लोग बात कर रहे थे कि यूनिवैक दुनिया का पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर है और इसका पूरा नाम है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, जो बहुत बार जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में रिपीट हो चुका है, और वो है कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है और यह बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में रिपीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए हमको आगे के कुछ प्रश्न मिल जाते हैं। इसमें नंबर 6 है मॉडर्न कंप्यूटर की खोज 15 फरवरी 1946 ईस्वी में हुआ था। यानी कि आजकल जो आधुनिक कंप्यूटर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इसकी शुरुआत 15 फरवरी 1946 से हुई थी और ये शुरुआत हुई थी इनाइक कंप्यूटर के बाद। जी हाँ दोस्तों, 15 फरवरी 1946 में ही इनाइक कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था और वहीं से आज के ज़माने का कंप्यूटर शुरू हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर क्रे 1 है। जी हाँ दोस्तों, क्रे 1 दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है, जिसे क्रे रिसर्च कंपनी ने बनाया था, वो भी 1976 में।
जी हाँ दोस्तों, 1976 में क्रे 1 को तैयार किया गया था क्रे रिसर्च कंपनी के द्वारा, जो कि दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है। यहाँ पर देखिए भारत के बारे में बात हो रही है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 10,000 यानी परम 10,000 है, जिसे डॉक्टर पीवी विजय भास्कर के नेतृत्व में शी डैक कंपनी ने बनाया था। जी हाँ दोस्तों, शी डैक कंपनी ने भारत का पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था, जिसे परम 10,000 के नाम से जाना जाता है, और इसे बनाने का काम किया था 1998 में, 1998 में। अभी वर्तमान की बात की जाए तो भारत का जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है वह प्रत्यूष है, जो पिछले साल 2019 में बनाया गया था। और विश्व की बात की जाए तो विश्व का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर सुमित है, SUMMIT, और यह जो है अमेरिका द्वारा बनाया गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है पास्कलिन की खोज ब्लेज पास्कल ने की थी। जी हाँ दोस्तों, ब्लेज पास्कल, जिन्हें शॉर्ट में GB पास्कल के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने जो डिवाइस बनाया था उसका नाम था पास्कलिन। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ। तो यहाँ दिया हुआ है ABC का पूरा नाम एटना शॉप बेरी कंप्यूटर होता है, और इसका प्रयोग लाइनर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर लाइनर इक्वेशन की प्रॉब्लम आपके पास है और उसको सॉल्व करने के लिए आप कोई कंप्यूटर यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ABC कंप्यूटर का यूज़ करना होगा, जिसका नाम है एटना शॉप बेरी कंप्यूटर। ये पहला लाइनर इक्वेशन को सॉल्व करने वाला कंप्यूटर था। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है उसका नाम था इनाइक। अभी हम लोग ऊपर भी इसके बारे में डिस्कस किए थे। इनाइक जो है ये 15 फरवरी 1946 को बना था, और यहीं से मॉडर्न कंप्यूटर की शुरुआत हो चुकी थी। आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट दिया हुआ है इनाइक का पूरा नाम, इसे इनाइक या एनियक भी कहा जाता है। हिंदी में एनियक या इनाइक आपको लिखा हुआ मिलेगा। इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। जी हाँ दोस्तों, इनाइक जो है इसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर है, जिसे जॉन मॉकली और प्रेस्पर एकर्ट ने मिल करके बनाया है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कंप्यूटर के फर्स्ट जनरेशन में सर्वप्रथम वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर का जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें जो टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया था उसका नाम है वैक्यूम ट्यूब। ठीक उसी तरह से नेक्स्ट दिया हुआ है कंप्यूटर के सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ हुआ था, और सेकेंड जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी उसका नाम था ट्रांजिस्टर। ठीक उसी तरह से नेक्स्ट दिया हुआ है कंप्यूटर के थर्ड जनरेशन में सर्वप्रथम IC का यूज़ हुआ था, और IC का पूरा नाम है इंटीग्रेटेड सर्किट। इसका प्रयोग किया गया था और इसे JS कैल्वी द्वारा बनाया गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। अगर आप 2-3 बार वीडियो को देखेंगे तो ये सारे प्रश्न आपको आसानी से याद हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला दिया हुआ है कंप्यूटर के फोर्थ जनरेशन में सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था। जी हाँ दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर के प्रयोग होने के बाद ही कंप्यूटर का साइज बहुत छोटा हो गया और इसे PC नाम दिया गया, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर नाम दिया गया। इस पर केवल एक पर्सन आसानी से वर्क करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है कंप्यूटर के फिफ्थ जनरेशन में सर्वप्रथम AI का यूज़ किया गया। AI का मीन्स होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसे हिंदी में हम कहते हैं कृत्रिम बुद्धि। जी हाँ दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम कंप्यूटर को उसका खुद का बुद्धि देने का कार्य कर रहे हैं, जिससे कि कंप्यूटर खुद अपने मस्तिष्क का यूज़ करके और वह कंडीशन को समझ करके काम करे। इसका प्रयोग करके आज के ज़माने में रोबोट को बनाया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कंप्यूट शब्द में E और R। कंप्यूटर शब्द जो है वो कंप्यूट से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है गणना करना, और कंप्यूट वर्ड्स में आपको यहाँ पर E और R को 1951 में ऐड किया गया था। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया हुआ है SMPS का पूरा नाम स्विच मोड पावर सप्लाई होता है। जी हाँ दोस्तों,
कंप्यूटर का जो पावर मैनेजर होता है उसका नाम है SMPS यानी स्विच मोड पावर सप्लाई। यह क्या करता है तो AC को DC में बदलता है, यानी कि अल्टरनेटिव करंट को यह डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है और उसके बाद पूरे कंप्यूटर को करंट प्रदान करता है। दोस्तों, कंप्यूटर के अंतर्गत कई सारे पार्ट्स लगे होते हैं जिनको अलग अलग पावर की ज़रूरत होती है। अगर उन्हें हम एक समान पावर दे दें तो कंपोनेंट्स जल भी जाएंगे। इसके लिए कंप्यूटर में SMPS लगा होता है जो कंप्यूटर को कंट्रोल करता है और साथ ही साथ जिनको जितनी ज़रूरत होती है उनको उतना ही पावर सप्लाई करता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का ब्रेन या कंप्यूटर का हार्ट कहा जाता है। यहाँ दोस्तों कंप्यूटर का मस्तिष्क के रूप में CPU को जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है CPU को हम सेंट्रल प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर CPU के बहुत सारे नाम हैं जिनमें कि सेंट्रल प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर भी इनका नाम है। इसे हम माइक्रो प्रोसेसर या सेंट्रल प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। CPU जो है कंप्यूटर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जो किसी भी तरह के अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को करने में हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। CPU के मुख्य रूप से 3 घटक होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ALU यानी अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, इसके अलावा CU कंट्रोल यूनिट और MU यानी कि मेमोरी यूनिट। ये CPU के 3 मुख्य रूप से घटक होते हैं जिनके थ्रू हम आसानी से किसी भी तरह का कार्य करते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कीबोर्ड मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। एक है स्टैंडर्ड कीबोर्ड जिनमें कीज की संख्या 102 से लेकर के 112 तक होती है जो कि ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। इसके अलावा मल्टीमीडिया कीबोर्ड होते हैं जिनमें बटन्स की संख्या 113 यानी 113 से लेकर के 156 तक होती है। जी हाँ दोस्तों, मल्टीमीडिया कीबोर्ड में बटन्स की संख्या ज़्यादा होती है। अगर कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड में क्वाड्री कीबोर्ड चलता है जिसे बनाने का काम किया था मिस्टर क्रिस्टोफर लैथम ने। इन्होंने ही सबसे पहली बार कीबोर्ड को बनाने का काम किया था। इन्हें टाइपराइटर का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं 24 के तरफ। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है OMR यानी OCR है। OCR यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। इसका प्रयोग अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को पढ़ने के लिए किया जाता है। जितने भी अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होते हैं उन्हें पढ़ने के लिए OCR का हम यूज़ करते हैं। हम यहाँ पर OMR की भी बात कर दें तो OMR जो होता है इसका पूरा नाम होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं यानी वनडे परीक्षाएं होती हैं उनमें जो हम OMR पर गोला बना करके अपना आंसर देते हैं उसे पढ़ने के लिए OMR का यूज़ किया जाता है जिसका पूरा नाम है ऑप्टिकल मार्क रीडर। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 25 दिया हुआ है MICR यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। इसे मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर भी कहा जाता है। इसका प्रयोग जो है बैंक के चेकबुक पर मौजूद मैग्नेटिक कैरेक्टर को पढ़ने के लिए किया जाता है। अगर आप बैंक में चेक के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको MICR डिवाइस का यूज़ दिख जाएगा। यहाँ पर जितने भी मैग्नेटिक कैरेक्टर होते हैं जो चेक पर बने होते हैं उन्हें रीड करने के लिए MICR का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे दिया हुआ है CRT यानी CRT का पूरा नाम है कैथोड रे ट्यूब। ये मॉनिटर की दुनिया में पुराना मॉनिटर है जिसमें ट्यूब की सहायता से पिक्चर को प्रेजेंट किया जाता था और इसे हम CRT मॉनिटर कहते हैं। मॉनिटर की बात करें तो मॉनिटर मुख्य रूप से 2 तरह के होते हैं। CRT मॉनिटर होता है इसे हम कैथोड रे ट्यूब कहते हैं। इसके अलावा LCD मॉनिटर होता है जो आज के ज़माने में प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दे रहा है भीम ऐप का यूज़ 2016 में नोटबंदी के तहत कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए करने के लिए इसका यूज़ किया गया था। यानी कि जब 2016 में नोटबंदी हुआ था उस समय कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए भीम ऐप को लॉन्च किया गया था भारत के प्रधानमंत्री जी द्वारा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है भीम ऐप एक तरह का UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है।
इसे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI द्वारा विकसित किया गया था और इसे कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो 29 की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है IRCTC यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ऐप का प्रयोग ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, IRCTC का यूज़ हम ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए, साथ ही साथ रेलवे के अंतर्गत यात्रा करते समय कुछ खाने पीने की इच्छा होती है तो उसके लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। इसके लिए आपको IRCTC पर अपना एक लॉगिन ID बनाना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए दिया हुआ है नेक्स्ट 30 नंबर, जब कोई कंप्यूटर कोई रिपोर्ट प्रिंट करता है तो प्रिंट किए जाने वाले कॉपी को हम हार्ड कॉपी कहते हैं। यहाँ दोस्तों मॉनिटर स्क्रीन पर जो भी सूचनाएं प्रदर्शित होती हैं, जो आप अपने डिवाइस में देख रहे हैं अभी यह वीडियो, ये सभी सॉफ्ट कॉपी होती है। लेकिन जैसे ही हम किसी इन्फॉर्मेशन को पेपर पर प्रिंट करते हैं, चाहे वो लिखा हुआ टेक्स्ट हो या वो किसी तरह का इमेज हो, तो वह हार्ड कॉपी के नाम से जाना जाता है। प्रिंटर हमेशा आउटपुट अपना हार्ड कॉपी के रूप में करता है। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है, गणना करने के लिए ALU अर्थात अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का यूज होता है। यहाँ दोस्तों आपको बता दें ALU के भी दो पार्ट होते हैं यानी दो भाग होते हैं। एक होता है AU और दूसरा होता है LU। AU का मीन्स होता है अर्थमेटिक यूनिट और LU का मतलब होता है लॉजिक यूनिट। तो यहाँ पर आपको यह याद रखना है कि कंप्यूटर में अगर गणना करने का या किसी भी तरह के डेटा को प्रोसेस करने के लिए अगर कोई डिवाइस यूज़ किया जाता है तो वो है ALU अर्थात अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है, सॉफ्टवेयर 4 प्रकार के होते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सॉफ्टवेयर के टोटल कैटेगरी की बात हो रही है। तो सॉफ्टवेयर के कुल 4 प्रकार होते हैं। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और चौथा है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। हालांकि आप बात बता दें यहाँ पे कि मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर के 2 ही प्रकार होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जबकि 2 सहायक सॉफ्टवेयर के तौर पर यूज होते हैं जिन्हें हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के नाम से भी जानते हैं। तो आप इनमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। अधिकतम सॉफ्टवेयर के टाइप्स की बात अगर होगी तो वहाँ पर 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ 33, कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला जो IC चिप है जिसे 3rd जनरेशन में बनाया गया था वह सिलिकॉन का बना होता है। जी हाँ दोस्तों, वह सिलिकॉन का बना होता है और भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। तो कंप्यूटर में जो भी IC चिप यूज होते हैं वह सिलिकॉन के बनते हैं। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है कीबोर्ड ASCII अर्थात अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कोड पर कार्य करता है। यहाँ पर कई बार यह ASCII रिपीट हुआ है, कई बार इसके पूरे नाम पूछे गए हैं, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इसका पूरा नाम होता है और कीबोर्ड इसी कोड पर कार्य करता है। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है, CD-ROM में हम केवल डाटा को दे सकते हैं लेकिन उसे मिटा या रूपांतरण नहीं कर सकते। यहाँ पर रोम की बात हो रही है, तो CD-ROM जो होता है उसमें डेटा हम केवल एक बार लिख सकते हैं, उसे हम मिटा नहीं सकते और ना ही उसमें किसी तरह की चेंजिंग कर सकते हैं। तो रोम जो होता है कंप्यूटर की एक ऐसी मेमोरी होती है जो रीड ओनली की मेमोरी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर CD-ROM की बात हो रही है, CD यानी कॉम्पैक्ट डिस्क, इसमें केवल एक ही बार डेटा लिखा जा सकता है। आप उसे बार बार देख सकते हैं लेकिन मिटा या बदल नहीं सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पर 36 के तरफ। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है स्मार्ट वॉच 360, गूगल ग्लास एंड ड्रोन कैमरा, ये नवीनतम IT गैजेट्स हैं। जी हाँ दोस्तों, स्मार्ट वॉच आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। इसके अलावा गूगल ग्लास और ड्रोन कैमरा ये सब ही गैजेट्स के उदाहरण है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए दिया हुआ है USB प्लग एंड प्ले स्टोरेज डिवाइस है। जी हाँ दोस्तों, USB अर्थात यूनिवर्सल सीरियल बस, USB हम इसको थंब ड्राइव कहते हैं यानी कि पेन ड्राइव। यह जो है प्लग एंड प्ले स्टोरेज डिवाइस के रूप में जाना जाता है।
इसमें आप किसी भी डिवाइस में इसे प्लग करके और डेटा का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं तो देखिए 38 नंबर दिया हुआ है, कैश मेमोरी को एक्सेस करने में सबसे कम समय लगता है। जी हाँ दोस्तों, अगर सबसे फास्ट मेमोरी की अगर बात की जाएगी तो उस कंडीशन में कैश मेमोरी जो होता है वो सबसे फास्ट होता है, वह किसी भी डेटा को सबसे कम समय में एक्सेस कर लेता है। नेक्स्ट 39 नंबर यहाँ पे दिया हुआ है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जो हम लोगों ने ऊपर सॉफ्टवेयर के टाइप को डिस्कस किया था, वहाँ पे जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होता है इसे हम क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर के रूप में भी इसे जाना जाता है, और यह फ्री सॉफ्टवेयर नहीं होता है। यानी ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपको पैड करके मिलता हो, जो फ्री ऑफ कास्ट आपके लिए अवेलेबल नहीं होता है, इसे हम प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कहते हैं। यह क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है, यूएसबी थंब ड्राइव को पेन ड्राइव या फ्लैश ड्राइव भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, यूएसबी थंब ड्राइव के कई सारे नाम हैं, जिसमें यूएसबी थंब ड्राइव, पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, अभी हमने ऊपर पढ़ा प्लग एंड प्ले डिवाइस। इसके अलावा इसे डाटा ट्रैवलर के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है, साधारण सीडी की स्टोरेज क्षमता 700 MB होती है। सीडी अर्थात कॉम्पैक्ट डिस्क। जो एक सीडी का डिस्क होता है उसकी अधिकतम स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है वह केवल 700 MB तक ही होती है। नेक्स्ट देखिए, साधारणतः हार्ड डिस्क की स्टोरेज क्षमता 500 GB से लेकर के 1 TB तक होती है। हालांकि हार्ड डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर जनरली जो आजकल हार्ड डिस्क मिलते हैं वह 500 GB या 1 TB के होते हैं। इनके अलावा यह और ज़्यादा भी हो सकता है या कम में भी हो सकता है। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है, फ्लॉपी डिस्क की मेमोरी कैपेसिटी अधिकतम 1.44 MB होती है। यहाँ फ्लॉपी की बात हो रही है। फ्लॉपी डिस्क जो है इसकी स्टोरेज कैपेसिटी मैक्सिमम जो है वो 1.44 MB तक हो सकती है। इससे ज़्यादा इसमें डेटा स्टोर नहीं होते हैं, इसलिए वर्तमान में इस फ्लॉपी डिस्क का यूज़ नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन रोम से रिलेटेड है, और वो है रोम मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। रोम यानी कि रीड ऑनली मेमोरी, यह 5 प्रकार का होता है। पी रोम, ईपी रोम, ईपी रोम और बायोस। जी हाँ दोस्तों, पी रोम, ईपी रोम, ईपी रोम, बायोस। इसके अलावा एक एम रोम भी होता है। इनके पूरे नाम की अगर बात करें तो पी रोम का पूरा नाम है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम का पूरा नाम है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, डबल ईपी रोम का पूरा नाम है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और एम रोम का पूरा नाम है मास्क रीड ओनली मेमोरी, और बायोस का पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगर इनकी बात की जाए तो ये सब की सब रोम मेमोरी होती हैं, और यह जो है मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। इसमें अगर सभी रोम की बात की जाए तो हम लोग जानते हैं कि रोम में डेटा इरेज नहीं होता है, लेकिन स्पेशल कंडीशन में ईपी रोम और ईईपी रोम में डेटा इरेज किया जा सकता है। ईपी रोम से डेटा इरेज करने के लिए आपको इलेक्ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी, जबकि ईपी रोम में और ईपी रोम में आपको डेटा इरेज करने के लिए अल्ट्रावायलेट रे की ज़रूरत पड़ेगी, जबकि ईपी रोम में आप इलेक्ट्रिकली डाटा भी इरेज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है, पी रोम का पूरा नाम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, जबकि ईपी रोम का पूरा नाम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में डेटा अगर इरेज आप करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको अल्ट्रावायलेट रे यानी पराबैंगनी किरणों की आवश्यकता पड़ेगी, तभी आप इसमें से डेटा इरेज कर पाएंगे। जबकि डबल ईपी रोम का पूरा नाम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, और इसमें आप डेटा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी इरेज कर सकते हैं। दोस्तों, ये सभी के सभी क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो बड़े ध्यान से इस वीडियो को 1-2 बार देखिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा, ताकि इस तरह का ढेर सारा वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँ। यहाँ पर देखिए एम रोम की बात करें तो एम रोम जो है इसका पूरा नाम है मास्क रीड ओनली मेमोरी, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेमोरी होती है। जब भी हम कोई डिवाइस को परचेस करते हैं, आप
कोई लैपटॉप खरीदते हैं, जैसे कि आपने अगर डेल का लैपटॉप खरीदा है तो जब आप डेल के लैपटॉप को ऑन करते हैं तो स्टार्ट में जो उसका कंपनी का लोगो दिखाई देता है वो सभी एम रोम में मौजूद होता है और उसे हम मास्क रीड ओनली मेमोरी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 49, यानी कि बायोस के बारे में है ये। तो बायोस का पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, बायोस का पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम और यह भी एक रोम का प्रकार होता है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए रैम की बात हो रही है, तो रैम दो प्रकार का होता है, एक है एस रैम और दूसरा है डी रैम। एस रैम को हम कहते हैं स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जबकि डी रैम का पूरा नाम है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और वर्तमान में जो सबसे ज़्यादा रैम का टाइप यूज़ हो रहा है वो है DDR4 SD रैम। यहाँ दोस्तों DDR4 SD रैम को सबसे ज़्यादातर यूज़ किया जा रहा है, जो कि आज के नवीनतम लैपटॉप में आपको मिल जाता है। तो ये रहे कंप्यूटर के फंडामेंटल से और कंप्यूटर से जुड़े हुए कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न। आशा करते हैं ये पूरा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा समझ में आया है तो आप इसे लाइक करके और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा, ताकि इस तरह का मैं वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। ऐसे ही मैं CCC के सभी लेसन पे चैप्टर वाइज करके मैं 50-50 इंपॉर्टेंट प्रश्न का वीडियो लाता रहूँगा। आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप उसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।